Hello and welcome friends on my YouTube channel. Please subscribe, like and share to my channel and press the bell icon. आज का मेरा टॉपिक है चेक बाउंस होने पर क्या करें, कैसे केस फाइल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किसको गवाह बनाना है और इसमें क्या करना चाहिए। ये सब मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि चेक जारी होने की डेट से लेकर अगले 3 महीने तक ही चेक वैध होती है। इस दौरान आप कभी भी अपना चेक अकाउंट में लगा सकते हैं। यदि आप 3 महीने बाद चेक लेकर बैंक में जाएंगे तो बैंक आपका चेक क्लियर नहीं करेगा, क्योंकि वह चेक अमान्य हो जाता है और उस चेक की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, जिसकी वजह से आपको खाली हाथ ही बैंक से वापस आना पड़ेगा। सबसे पहले चेक क्या होता है। चेक एक प्रकार का रुपये की तरह नोट होता है। जैसे कि किसी चेक पर 2000 का अमाउंट लिखा है तो वह चेक एक प्रकार से 2000 रुपये का नोट ही है। जब आप उस चेक को बैंक में कैश के लिए डालते हैं और वो बाउंस हो जाता है तो इसका मतलब कानूनी भाषा में ये माना जाता है कि सामने वाले ने आपको फर्जी 2000 रुपये दिए थे, यानी कि फर्जी का चेक दिया था। आप कानूनी रूप से उससे वो 2000 रुपये लेने के हकदार हैं और इसी के आधार पर भारत सरकार ने 138 NI एक्ट का निर्माण किया है। ज़्यादातर हम सुनते रहते हैं कि चेक बाउंस हो गया है और हमारे आसपास कई ऐसे मामले होते रहते हैं जिनमें चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने पर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होना बेहद आवश्यक है, जिससे आपका नुकसान होने से बच जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चेक बाउंस तभी होता है जब अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होता है। चेक बाउंस होता है तो बैंक द्वारा ग्राहक को एक रसीद प्रदान की जाती है जिसमें चेक क्यों बाउंस हुआ है इसकी पूरी डिटेल होती है। चेक बाउंस अकाउंट में बैलेंस ना होने से ही होता है। चेक बाउंस होने की स्थिति में 30 दिन के अंदर देनदार को एक लीगल नोटिस भेजना होता है। इसके लिए किसी भी वकील की मदद ली जा सकती है या आप खुद भी नोटिस भेज सकते हैं। इसके बाद भी यदि चेक जारी करने वाला देनदार आपको पैसे नहीं देता है तो आप नोटिस भेजने के 15 दिन बाद ज़िले के कोर्ट में किसी वकील की मदद से केस दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद कोर्ट आरोपी व्यक्ति को सज़ा के साथ जितनी राशि की चेक है उसका दोगुना दंड सुना सकते हैं। इसलिए यदि चेक बाउंस हो जाता है तो सही समय पर कार्रवाई करने से आपका पैसा डूबने से भी बच जाएगा और संबंधित आरोपी को दंड भी मिल जाएगा। यदि नोटिस भेजने के बाद 1 महीने के अंदर चेक जारी करने वाला व्यक्ति लेनदार को पेमेंट नहीं करता है तो लेनदार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के अंतर्गत आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकता है। आपराधिक केस दर्ज कराने में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि लेनदार को 30 दिन के अंदर ही अपनी शिकायत कोर्ट में दर्ज करानी होती है। यदि 30 दिन के बाद शिकायत दर्ज कराई जाती है तो आपको देरी का उचित कारण बताना होता है। यदि बताया गया कारण उचित नहीं हुआ तो कोर्ट आपका केस सुनने से इनकार भी कर सकती है। कोर्ट द्वारा सुनवाई करने पर यदि देनदार दोषी पाया जाता है तो उसे चेक बाउंस होने के दंड के रूप में चेक की धनराशि का दोहरा जुर्माना और 2 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है। केस कैसे फाइल करना है। लीगल नोटिस भेजने के बाद जिस दिन को वो नोटिस दोषी पार्टी को मिलता है या बिना मिले आपके पास वापस लौट आता है, उस दिन के अगले 15 दिन आपके पास अपने पैसे मिलने के इंतज़ार होते हैं। यानी कि आपको नोटिस वापस मिलने के बाद 15 दिन तक वेट करना है। इसके बाद अगले 30 दिनों के बीच आपको कोर्ट में केस फाइल करना है। यानी कि आपके पास कुल 45 दिन होते हैं, जिनमें से आखिरी 30 दिन केस फाइल करने के होते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो केस के साथ फाइल करने हैं। केस फाइल करते समय आप इन डॉक्यूमेंट्स को केस में ज़रूर लगाएं। आपका चेक को बैंक में डालने के समय भरी हुई स्लिप, चेक की बाउंसिंग स्लिप बैंक की स्टाम्प में सिग्नेचर के साथ होनी चाहिए। लीगल नोटिस तथा उसकी पोस्टल स्लिप सबूत के साथ कि आपका नोटिस दोषी पार्टी को मिला था। अगर नहीं मिला तो उसके कारण क्या थे। नेक्स्ट, अगर आपके लीगल नोटिस का कोई जवाब आपको मिला है तो उसका रिप्लाई। और लास्ट है, इसके अलावा कोई एग्रीमेंट आपके बीच हुआ था या इस लेन देन के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रूफ आदि हो तो वो भी ज़रूर लगाएं। अब दोस्तों, केस फाइल करने के बाद गवाह की ज़रूरत पड़ती है, तो गवाह किसे बनाएं।
अपने बैंक मैनेजर द्वारा ये साबित करने के लिए कि आपका चेक बाउंस हुआ था, और दूसरा दोषी पार्टी के बैंक को ये साबित करने के लिए कि बाउंसिंग के कारण जो हमारे बैंक ने दिए थे वो सही थे। नेक्स्ट, आपने जो लीगल नोटिस दिया है उस पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस को, अगर इसका कोई गवाह है तो आप उसका नाम भी ज़रूर लिखें। इसके अलावा आपको इसमें एक एविडेंस बाय द एफिडेविट भी देना होता है, शपथ पत्र। इसमें आप केस के सारे फैक्ट्स दोबारा लिखते हैं तथा दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट भी करते हैं। इस तरह आपका केस फाइल हो गया है। अब दीवानी मुकदमा यानी सिविल केस ऑर्डर 37 CPC के द्वारा केस कैसे फाइल किया जाता है। चेक बाउंस होने के बाद आप चाहें तो दोषी पार्टी पर सिविल भी फाइल कर सकते हैं। ये केस सिर्फ 4 तारीखों में ही ख़त्म हो जाता है और कोर्ट आपको आपका पैसा ब्याज समेत दिलवाती है, लेकिन इसमें आपको अपने चेक के अमाउंट के हिसाब से कोर्ट फीस देनी होती है, जो कि ज़्यादा होती है। वैसे ये फ़ीस आपको केस जीतने पर वापस मिल जाती है, लेकिन लोग इस फीस में पैसे न लगने के कारण इस केस को कम ही डालते हैं ताकि उनका खर्चा ना हो और पैसे ना देने पड़े। अगला है पुलिस FIR द्वारा। आप चाहें तो दोषी के खिलाफ धारा 420 में FIR करवा सकते हो, लेकिन पुलिस ऐसे मामलों में जल्दी FIR करती नहीं है तथा चेक बाउंसिंग केस टालने को ही कहती है। लेकिन आप दोषी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए कोर्ट में FIR के लिए जा सकते हो। और इसमें मैं आपको थोड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ। शिकायतकर्ता केस कैसे जीते। केस में केस जीतने के लिए साबित करना जरूरी है कि आपकी लेनदारी दोषी पार्टी से बनती थी तथा इसके लिए ही उसने आपको चेक दिया। दोषी की गलत नीयत भी थी, इसलिए चेक बाउंस हुआ और उसके अकाउंट में पैसे भी नहीं थे। ये उसकी गलत नीयत का ही परिणाम था, ऐसा आपको साबित करना होगा। आपने दोषी पार्टी को कोई सामान या पैसा दिया था, तभी आपको चेक मिला। उस लेन देन का सबूत भी कोर्ट में पेश करें, आपके गवाह जो उस समय मौजूद थे। दोषी झूठा केस कैसे जीत सकता है, ये साबित करें कि चेक एक सिक्योरिटी चेक था। आपने शिकायतकर्ता को चेक दिया ही नहीं था, बल्कि किसी दूसरे को या उसके किसी अपने को दिया था। इस चेक का मिसयूज़ हुआ है। चेक पर नाम स्वयं नाम ना लिखने की स्थिति में आप ऐसा कर सकते हो। आपने चेक गुम होने की शिकायत पुलिस में दी थी। इस बात पर जोर दें कि शिकायतकर्ता जो पैसा मांग रहा है, क्या वो पैसा टैक्स पे था? अगर नहीं तो वो ब्लैक मनी था। ब्लैक मनी की रिकवरी कोर्ट नहीं करवा सकती। इसके लिए काफ़ी जजमेंट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। धारा 138 NI एक्ट में सावधानियां। अगर आप किसी कंपनी के खिलाफ केस डाल रहे हैं तो धारा 138 के साथ 142 NI एक्ट भी लगाएं। ये धारा कंपनी को दोषी बनाती है। अगर दोषी पार्टी कोई कंपनी है और कंपनी के आधार पर किसी व्यक्ति ने चेक आपको दिया है, तो आपको ये ज़रूरी है कि पहली पार्टी आप कंपनी को बनाएं तथा दूसरी पार्टी चेक देने वाले व्यक्ति की पोस्ट को इसमें पोस्ट लिखने के बाद आप उस व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं। ये गलती से भी पहले किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखें। पहली पार्टी सिर्फ कंपनी, फिर दूसरी पार्टी चेक देने वाले की पोस्ट, उसकी पोस्ट लिखने के बाद उसका नाम। कई लोग ये सोचते हैं कि चेक को कई बार बाउंस करवाने से केस ज़्यादा मजबूत होता है, पर ये गलत सोच है। चेक का एक बार बाउंस होना ही काफ़ी होता है। अगर आपके चेक पोस्ट डेटेड हैं, यानी कि उस पर डेट नहीं है, तो आप केस में ये भी नहीं कहेंगे कि मैंने ये तारीख दोषी की अनुपस्थिति में लिखी थी। हमेशा यही कहें कि दोषी ने स्वयं या उसके सामने मैंने ये तारीख लिखी थी। अगर आप चेक को बाउंस की धारा 138 NI एक्ट में किसी कारणवश को स्टेप टाइम पर पूरा नहीं कर पाए, जैसे कि समय पर लीगल नोटिस भेजना या समय पर केस कोर्ट में फाइल नहीं कर पाना, तो उसके लिए आप कोर्ट में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में एप्लीकेशन लगाकर उस समय को कवर कर सकते हो। अगर आप किसी कारणवश चेक बाउंस का केस नहीं फाइल कर पाए तो कोई बात नहीं है, आप सिविल मुकदमा यानी दीवानी मुकदमा केस ऑर्डर 37 CPC में फाइल कर सकते हैं। इसको फाइल करने की समय सीमा चेक बाउंस होने से अगले 2 साल तक होती है। तो दोस्तों, ये थे चेक बाउंस होने के रूल्स, नियम, शिकायत और केस। आशा करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।